हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम यहाँ पे यूपी पुलिस का PBQ का प्रैक्टिस सेट नंबर यहाँ पे तीसरा लेकर आ गए हैं। तो यहाँ पे हम जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ना हिंदी के, वो पूरा का पूरा यहाँ पे 38 क्वेश्चन आते हैं हिंदी में, आप सभी को पता होगा। तो वो यहाँ पे हम ऑप्शन के साथ पूरा यहाँ पे उसको देखने वाले हैं। इससे आपकी प्रैक्टिस जो है ना बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगी अगर आप लोग ये प्रैक्टिस हमारे साथ कर लेते हो। आपको पता हो जाएगा किस टाइप से क्वेश्चन जो है आगे आने वाले एग्जाम में पूछेंगे, और जो ऑप्शन है उसको मैं बिल्कुल विस्तार से अच्छे से समझाने वाली हूँ। तो कहीं ना कहीं यही से आपके क्वेश्चन बहुत सारे बन जाएंगे। तो चलिए बिना देरी के हम लोग फटाक से क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग भी जल्दी जल्दी हमारी क्लास में जुड़ जाइए। तो देखिए, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, ये बिल्कुल आया हुआ एज इट इज क्वेश्चन है। बिल्कुल मैंने यहाँ पे कुछ भी इधर उधर से क्वेश्चन नहीं लिया है, पूरा आया हुआ क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा इस वाक्यांश के लिए एक शब्द निम्नलिखित में से कौन है। यहाँ पर आपको बताना है पूर्व और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा कि इस प्रकार से हमारी 4 दिशा होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, उत्तर होता है, ये उत्तर दिशा हो गया, ये दक्षिण दिशा हो गया। ठीक है, ये दक्षिण दिशा हो जाएगा, और यहाँ पे इधर पूर्व दिशा हो जाता है, इधर क्या होता है, ये पूर्व दिशा होता है। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा, ये हमारा पश्चिम दिशा होता है। तो यहाँ पे पूछा है पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहा जाता है। तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को ईशान कहा जाता है। ठीक है, चारों ऑप्शन को मैं आपको अच्छे से बता देती हूँ, तो आप लोग याद रखना। यहाँ के जो बीच की दिशा होगी इसे क्या कहा जाता है, इसे जो है ईशान कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ईशान। बिल्कुल याद रखना आप लोग। ठीक है, ये वाली जो दिशा होगी वो उसे ईशान कहा जाता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम पूर्व और दक्षिण या फिर दक्षिण और पूर्व की दिशा की बात करें तो इसे कहा जाएगा आग्नेय। क्या कहा जाएगा, आग्नेय कहा जाता है। इसको आप लोग बिल्कुल रट लेना। ठीक है, आग्नेय कहा जाएगा, क्योंकि हो सकता है ये आप लोगों के शिफ्ट में पूछ ले। ठीक है, इसके अलावा दक्षिण और पश्चिम, या फिर आप पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये नैऋत्य होता है। ठीक है, क्या होता है, नैऋत्य होता है, नैऋत्य यहाँ पे हो जाएगा, री आएगा यहाँ पे, ये री हो जाएगा, तो यहाँ पे नैऋत्य होता है। ठीक है, गलती नहीं करना है आप लोगों को, नैऋत्य होता है पश्चिम और दक्षिण के बीच की दिशा। उसी प्रकार उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा जो होती है वो क्या होती है, वो हो जाती है वायव्य होता है। ठीक है, वायव्य होता है। तो इस प्रकार से चारों दिशा के बीच की दिशा मैंने आपको अच्छे से बता दिया है, इसको आप बहुत अच्छे से समझ लेना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस विकल्प में शुद्ध श्रुति संभिन्नार्थक का सही अर्थ भेद है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस, ये जो 4 ऑप्शन है इसमें आपको सही बताना है कि जो, जैसे कि हमारा यहाँ पे वर्ण है और वर्ण, तो वर्ण का मतलब क्या होगा और वर्ण का मतलब क्या होगा, दोनों सही होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए। तो जैसे कि वर्ण, ये तो अशुद्ध लिखा हुआ है, वर्ण का मतलब होता है अक्षर, जबकि यहाँ पे घाव लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। इसी प्रकार विष का मतलब होता है जहर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे धन लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, जहर यहाँ लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। प्रकृत और प्राकृत क्या होती है, प्राकृत जो होती है एक भाषा होती है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दे दिया है, यहाँ पे भाषा दे दिया है तो ये भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे आता है शशधर। शशधर मतलब होता है चांद। ठीक है, चांद को शशधर कहा जाता है, पर्यायवाची है। और शशिधर या ना शशिधर होता है, शशिधर मतलब क्या होता है, चंद्रमा को धारण करने वाला, अर्थात क्या हो जाएगा, शिव होगा। तो ये बिल्कुल सही दिया गया, तो हमारा ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य शुद्धि का प्रश्न पूछा गया है, तो आप लोगों को अच्छे से ध्यान से वाक्य को पढ़ना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आंसर करना है। देखिए पहला वाक्य दिया गया है, दीन दुर्बलों को प्यार करना मानवता है। क्या ये सही लिखा गया है, तो ये गलत लिखा गया है। दीन दुर्बलों को प्यार करना नहीं होता, दीन दुर्बलों पर दया करना होता है। क्या होता है यहाँ पे, दीन दुर्बलों पर दया करना होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दीन दुर्बलों पर दया करना मानवता होता है। ठीक है, ये यहाँ पे गलत दिया गया है। अगला है यहाँ पे, लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं। तो क्या लड़के अध्यापक को प्रश्न पूछते हैं, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे को कारक संबंधी अशुद्धि दिया गया है। ठीक है, क्या दिया गया है, कारक संबंधी अशुद्धि दिया गया है, तो यहाँ पे को नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे से हो जाएगा। लड़के अध्यापक से प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वह ऑफिस में
वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। क्या यहाँ पे आपको लिंग, वचन या फिर कारक से संबंधित अशुद्धियां दिख रही है? तो बिल्कुल यहाँ पे कोई अशुद्धि नहीं है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वह ऑफिस में बैठा मेरी प्रतीक्षा कर रहा है, बिल्कुल यहाँ पे सही दिया गया है। अगला यहाँ पे दिया है 10 बजने को 15 मिनट है, 10 बजने को 15 मिनट है। यहाँ पे भी कारक संबंधी अशुद्धि दिया है, तो 10 बजने को 15 मिनट नहीं होता, 10 बजने में होता है। क्या होता है? 10 बजने में 15 मिनट है। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए आप लोग अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द, ठीक है, पुल्लिंग शब्द का चयन करना है। यहाँ पे पुल्लिंग शब्द बताना है कि इनमें से पुल्लिंग शब्द कौन है। तो देखिए अजवाइन क्या होता है? अजवाइन जो है ये स्त्रीलिंग होता है। जितने भी हमारी रसोई संबंधी मसाले वाली चीजें होती हैं ना, जैसे कि पूरे की पूरे नहीं होती, कुछ अपवाद भी होता है, जैसे कि हल्दी हो गया, मिर्च हो गया, सौंफ हो गया, अजवाइन हो गया, ये सारी क्या होती है? स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, अब यहाँ पे बिहार जो है ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बिहार जो है ये एक पुल्लिंग शब्द है। अब देखिए इसको आप लोग ऐसे समझिए, वाक्य बना लिया करो। स्त्रीलिंग पुल्लिंग का जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो आप लोग एक अपने मन में एक सेंटेंस बना लिया करो छोटा सा, तो उससे आप कंफर्म कर लोगे। जैसे कि बिहार, अब आपको सुनने में नहीं समझ आ रहा है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जैसे बिहार जो है विकसित हो रहा है, ऐसा एक मान लो एक सेंटेंस है, तो इसको आप ऐसे ही ना बोलोगे कि बिहार विकसित हो रहा है, ये तो नहीं कहोगे कि बिहार विकसित हो रही है, ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पुल्लिंग जो है बिहार हो जाएगा। इसी प्रकार जो है हमारी पराधीनता जो होती है ये भी क्या है? ये स्त्रीलिंग में आता है। ठीक है, जितने भी हमारी भाववाचक संज्ञाएं होती है, जैसे कि जिसके लास्ट में ता आता है, ठीक, ता आता है, लिखावट, वट आता है, ये कह सकते हो। ठीक है, और क्या बोलते हैं, आश आता है। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें आती है। हट आता है, हट आता है, ये ध्यान रखना आप लोग, हट आता है, तो वहां पे क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। यहाँ पे समझ लीजिए आप, क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है। जहाँ पे ये सारी चीजें आ जाती है तो स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, यहाँ समझना आप लोग स्त्रीलिंग का यहाँ पे कैसे होगा, जैसे कि पराधीनता हो गया, समानता हो गया। ठीक है, वट से लिखावट हो कह सकते हो आप, लिखावट, घबराहट कह सकते हो, हट से घबराहट कह सकते हो, और आस से क्या कह सकते हो? मिठास। ये सारी भाववाचक संज्ञाएं हैं, और जिनके लास्ट में ये सारी चीजें आएगी, जिस शब्द के लास्ट में, तो वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, ये थोड़ा सा पहचानने के लिए आप लोगों को इजी लगेगा कि स्त्रीलिंग में क्या क्या आता है। जैसे मुद्रिका, मुद्रिका मतलब क्या होता है? मुद्रिका यानी होता है अंगूठी। क्या होता है? मुद्रिका यानी होता है अंगूठी। ठीक है, तो अंगूठी ये भी क्या है? स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग जैसे मुद्रिका चमक रही है, तुम्हारी मुद्रिका जो है चमक रही है, अंगूठी चमक रही है, ऐसे आप लोग कह सकते हो। समझ आ गया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग एक वचन में होता है? ठीक है, एक वचन का यहाँ पे पूछा गया है कि इनमें से कौन जो है एक वचन में प्रयोग होता है। तो देखिए सोना जो है, सोना क्या है? एक वचन है या बहुवचन है? तो सोना एक वचन है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। कैसे सोना एक वचन है? तो जितनी भी हमारी जो ये द्रव्यवाचक चीजें होती है ना, जैसे कि सोना, पानी, तेल है, और धातु, चांदी, ये सारी चीजें क्या होती है? ये एक वचन में आती है, क्योंकि इनको हम गिन नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? एक वचन में आ जाएगी। ठीक है, हस्ताक्षर जो हो जाएगा ये बहुवचन होगा। प्राण जो है, ये दर्शन जो है, ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये बहुवचन हो जाएंगे। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ये क्या है? ये बहुवचन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बिल्कुल आप लोग याद रखना, ये बहुवचन हो जाएंगे। आप लोगों को एक सेंटेंस मन में बना के रखना है। जैसे हस्ताक्षर को क्या कहते हैं? हस्ताक्षर किया, ये गलत हो जाएगा। क्या? आपने हस्ताक्षर कर लिए, ऐसा अपन बोलते हैं। ठीक है, आपने हस्ताक्षर कर लिए, बहुवचन में जाएगा। इसी प्रकार प्राण का क्या होता है? उसका प्राण चला गया, ये गलत हो जाए, उसके प्राण निकल गए, ऐसा अपन बोलते हैं। ठीक है, ये शब्द जो है सेंटेंस सही होता है। दर्शन का क्या होता है? क्या दर्शन कर लिया, ऐसा अपन बोलते हैं, ये गलत होता है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं बोला जाता। भगवान के दर्शन मिल गए या दर्शन कर लिए, ऐसा बोला जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से आप लोगों को सेंटेंस बना के समझोगे तो आसानी से एक वचन, स्त्रीलिंग हो गया, ये सारी चीजें कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हे ईश्वर दया करो, रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है? कारक यहाँ पे पूछा है हे ईश्वर, यहाँ पे क्या है? अब आप इसको समझ जाओगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है? हे ईश्वर दया करो। ठीक है, तो हे ईश्वर दया करो, जहाँ पे भी आपको ये वाला ऐसा वाला साइन आता है ना, जो ये विस्मयादि बोधक है। ठीक है, चिन्ह का बात करें तो विस्मयादि बोधक चिन्ह है, तो वहां पे संबोधन कारक होता है। क्या होता है? संबोधन कारक होता है। हे ईश्वर दया करो,
हे भगवान मेरी मदद करो, ऐसा जहाँ पे दिया गया है तो संबोधन कारक होता है, जहाँ पे ये वाला चिन्ह आ जाएगा विस्मयादि बोधक वाला। करण कारक क्या होता है, जैसे कि 8 कारक होते हैं, कर्ता का ने होता है, ने कारक होता है कर्ता ने कर्म को, कर्म क्या होता है कर्ता ने कर्म, यहाँ पे को हो जाएगा कर्ता ने कर्म को। करण का कारक क्या होता है, करण का श्रेय हो जाता है, श्रेय होता है, और यहाँ पे के द्वारा हो जाएगा, के द्वारा हो जाएगा, और के साथ भी होता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखना, के साथ भी करण कारक में आता है, ठीक है, ये तीनों चीजें ध्यान रखना। संबोधन का तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हे ईश्वर, हे आता है ना, संबोधन का हे आता है। संप्रदान कारक में क्या आता है, संप्रदान कारक में आता है कर्ता ने कर्म को संप्रदान के लिए आता है, क्या आता है, के लिए आता है, ठीक है, बिल्कुल ये आप लोगों को पूरा कारक अच्छे से ध्यान में रखना है, तो ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। अब यहाँ पे हमको तद्भव शब्द बताना है, ठीक है, एक जो है तद्भव है, बाकी सारे के सारे यहाँ पे क्या दिए गए हैं, बाकी सारे तत्सम दिए गए हैं, तो यहाँ पे हमें तद्भव को सेलेक्ट करके बताना है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शांति, जलद, ताप, ये सारे के सारे क्या हैं, ये तत्सम शब्द हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो काज है ये क्या है, तद्भव शब्द है, काज क्या है, तद्भव शब्द है, इसका जो तत्सम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तत्सम कार्य होगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, तत्सम कार्य होगा। तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान रखना, तत्सम तद्भव से भी प्रश्न जो है वो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी जो शब्द हैं वो तत्सम है। अब यहाँ पे सभी शब्द तत्सम है, ठीक है, आपको बताना है कि पूरे के पूरे एक नहीं दोनों शब्द तत्सम होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक तद्भव हो एक तत्सम हो। तो देखिए पलंग या पीला, डंडा, नाक, कुम्हार और गधा, नव्य और स्वर्णकार। तो नव्य और स्वर्णाकार जो है यहाँ पे ये दोनों के दोनों क्या है, तत्सम है, ये क्या है, तत्सम है, दोनों के दोनों। नव्य का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ध्यान रखना, नव्य का मतलब नया होता है, और स्वर्णकार का मतलब क्या हो जाएगा, सोना, स्वर्णकार यानी सोना, और ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है ये तद्भव हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों क्या है, ये दोनों तद्भव है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है, दोनों नव्य और स्वर्ण का तत्सम है और ये दोनों क्या है, तद्भव हो जाएंगे। उसी प्रकार ये जो पलंग और ये पीला, ये दोनों तद्भव है, पीला का तत्सम हो जाएगा पीत, क्या हो जाएगा, पीत तत्सम हो जाएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है डंडा और नाक, तो डंडा और नाक का क्या हो जाएगा, डंडा का हो जाएगा दंड हो जाता है, और नाक का क्या हो जाएगा, तत्सम की बात करें तो नाक का नासिका होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाक वाला ध्यान रखना, नासिका हो जाता है। कुम्हार का क्या होता है, कुम्हार का कुंभहार होता है, ठीक है, कुंभहार होता है, सॉरी यहाँ आप लोग थोड़ा सा इसको सुधार लेना, क्या होता है, ये कु आ जाएगा, ये कुंभ हार होता है, कुम्हार का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आधमा आ जाता है, ठीक है, कुंभहार होता है। और गधा का क्या होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गधा का गर्दभ हो जाता है, क्या हो जाता है, गर्दभ हो जाता है। तो ये सारी चीजें मैंने जितने ऑप्शन में है पूरा का पूरा अच्छे से बता दिया है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये जो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन ही उठा के नए बनाते हैं, ऑप्शन को ले लेते हैं कभी और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आपको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, जितने भी मैं ऑप्शन को बता रही हूँ डिटेल में पूरा अच्छे से आपको रिकॉल करना है और अच्छे से नोट करते जाना है। अगला क्वेश्चन है, नलिन और राजीव शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। यहाँ पे आपको पर्यायवाची बताना है, नलिन और राजीव। तो नलिन और राजीव किसके पर्यायवाची हैं, तो कमल के पर्यायवाची हैं। किसके पर्यायवाची हैं, कमल, कमल के पर्यायवाची नलिन होता है, राजीव होता है। यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, पंकज भी होता है, ठीक है, पंकज भी होता है, कमल का पर्यायवाची पंकज भी होता है, जलज भी होता है, ठीक है, जलज भी होता है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखना, ये नलिन, राजीव, पंकज, जलज, जिसमें लास्ट में जय आता है वो कमल के पर्यायवाची होते हैं। अगर इसी शब्द में द लगा देंगे तो बादल के पर्यायवाची हो जाएंगे, और इसी शब्द में अगर धी लगा देंगे जैसे कि जलधि हो जाएगा तो वो किसके हो जाएंगे, समुद्र के पर्यायवाची हो जाएंगे। तो ये आप लोग बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखना। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्यों, कब, कौन से सर्वनाम के उदाहरण हैं। क्यों, कब, कौन, ये कौन से सर्वनाम के उदाहरण है, तो आप लोग समझ ही गए होंगे। क्यों मतलब होता है प्रश्न पूछना, और कब, कौन, ये भी कौन मतलब भी होता है प्रश्न पूछना। जैसे कि आप ऐसा बोल सकते हो, दरवाजे पर कौन खड़ा है, ठीक है, तुम कौन हो,
ये सही सेंटेंस से ये होगा तुम कौन हो, यहाँ क्या करने आए हो, ऐसा अपन पूछते हैं ना, तो क्वेश्चन मार्क आता है अगर सेंटेंस में लास्ट में, तो वो क्या हो जाएगा, वो प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, प्रश्नवाचक। निजवाचक सर्वनाम क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम की पहचान होती है, निज यानी कि स्वयं की बात की जाए, जहाँ पे आपको सेंटेंस में स्वयं या फिर अपनापन दिख रहा हो, जैसे कि मैं स्वयं कर लूंगा। ठीक है, आप बोलते हो कि यह काम मैं स्वयं कर लूंगा, यह मेरा है, मतलब यह स्वयं, यह मैं अपना काम स्वयं कर लूंगा, ऐसा आप बोलते हो ना, स्वयं की बात की जाए, किसी और की ना की जाए, वहां पे निजवाचक सर्वनाम होता है। अनिश्चितवाचक समझ गए होंगे, जहां पे किसी व्यक्ति या किसी चीज का निश्चित होने की संभावना नहीं है, वहां पे मतलब निश्चित नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, इसके पहचान के लिए क्या आ जाएगा, इसके पहचान के लिए यहाँ पे आप लोग लिख सकते हो, अनिश्चितवाचक में आ जाएगा कोई, कोई आ जाएगा, कुछ आ जाएगा, क्या आ जाएगा, कोई कुछ, जैसे कोई दरवाजे पर है, कोई आया है, ऐसा कह सकते हो, कुछ तो है ना, वहां पे निश्चित नहीं है कि दरवाजे पर कौन है, ये निश्चित नहीं कह सकते हैं, मतलब कोई दरवाजे पर है ऐसा। और निश्चितवाचक सर्वनाम क्या होता है, निश्चित में निश्चितता का बोध होता है। ठीक है, वहां पे पूरा का पूरा बात जो होती है निश्चित, जैसे कि यह हो जाएगा, यह और वह, यहाँ पे अगर यह और वह से शब्द बन रहे हैं, वाक्य बन रहा है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, जैसे कि यह घर मेरा है, वह मकान मेरा है, यहाँ पे 100% निश्चित है कि वह बोल रहा है व्यक्ति, मतलब उसका ही है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे आपके सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है, मदिरालय शब्द के संधि विच्छेद का चयन कीजिए। मदिरालय शब्द, अब बताइए यहाँ पे मदिरालय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा, और आप लोगों को साथ में ये भी बताना है कि मदिरालय शब्द में कौन सी संधि है। तो मदिरा धन आलय बराबर मदिरालय होता है। ठीक है, तो कहाँ दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी में दिख रहा है, मदिरा धन आलय बराबर क्या हो जाएगा, मदिरालय। और यहाँ पे देख लेना आप लोग, यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा आ रही है, जहां पे बड़ा आ की मात्रा आती है वहां पे क्या होता है, वहां पे दीर्घ संधि होती है। क्या होता है, दीर्घ संधि होती है, तो ध्यान रखना आप लोग, बड़ा आ की मात्रा जहां पे भी दिखी वहां पे दीर्घ संधि होती है। अगला क्वेश्चन है, अवतरण चिन्ह को और किस नाम से जाना जाता है। अवतरण चिन्ह को क्या कहा जाता है, देखिए आप लोगों को अवतरण चिन्ह को, और मतलब अगर चिन्ह के और भी कुछ नाम है तो उसको भी ध्यान रखना है। तो अवतरण चिन्ह को क्या कोष्टक बोला जाता है, कोष्टक चिन्ह का जो चिन्ह होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है, ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ पे ये होता है, 3 प्रकार के कोष्टक होते हैं ना, अगर किसी विशेष जानकारी को, महत्वपूर्ण जानकारी को लिखना हो तो हम उसको क्या करते हैं, कोष्टक के अंदर लिखते हैं। ये हो गया उद्धरण चिन्ह, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अवतरण चिन्ह को उद्धरण चिन्ह कहा जाता है, और इसका जो चिन्ह होता है, साइन होता है, वो ऐसे होता है। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो चीजें लिखी जाती है वो क्या कहलाती है, उद्धरण चिन्ह होता है। ठीक है, अगला है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह क्या होता है, निर्देशक चिन्ह जो होता है वो डैश होता है, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, डैश, डैश लगा के हम कुछ विशेष शब्दों वाक्यों को लिखते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह क्या होता है, योजक चिन्ह निर्देशक से थोड़ा सा छोटा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, छोटा होता है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग 2 शब्दों के बीच में लगता है, ये दिन और रात। ठीक है, दिन और रात के बीच में योजक चिन्ह, 2 शब्दों के बीच में या जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य सही शब्द में किस प्रकार के संख्या बोधक विशेषण का प्रयोग किया गया है। सत्य सही शब्द में यहाँ पे आपको संख्या बोधक विशेषण को बताना है। ठीक है, आवृत्ति बोधक विशेषण, या फिर अनिश्चित संख्या बोधक विशेषण, या फिर गणनावाचक विशेषण, या फिर समुच्चय बोधक विशेषण। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों को अच्छे से समझना है, क्या बोला है, सत्य सही। सत्य सही मतलब होता है 7 दोहों का समूह। क्या होता है, सत्य सही मतलब होता है 7 दोहों का समूह, यहाँ पे समूह की बात की गई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे समुच्चय बोधक। देखिए आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होता है, अगर नहीं होना है सत्य सही, ये नहीं समझना कि गणनावाचक में आएगा, गणनावाचक में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे समूह की बात की गई है। ठीक है, गणनावाचक में क्या आ जाएगा, जो गिनती के आते हैं 2 4 6 8 ऐसा 10 मतलब, लेकिन यहाँ पे समूह की बात की गई है। सत्य सही का मतलब होता है 700 दोहों का समूह होता है। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। ठीक है, आवृत्तिवादक क्या होता है, आवृत्ति में क्या होता है, जैसे कि 2 गुना 3 गुना 4 गुना ऐसी बात आती है, तो वहां पे क्या होता है, आवृत्ति बोधक विशेषण होता है। ठीक है, अगला है अनिश्चित संख्यावाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण में क्या होता है, जिसमें संख्या निश्चित नहीं होती है। ठीक है, जिसमें संख्या निश्चित नहीं होती है वो वहां पे क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। गणनावाचक का मैंने आपको बता ही दिया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा,
ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अनिश्चित वाचक में जैसे कि संख्या को निश्चित नहीं बताया जाएगा, जैसे कि कुछ आदमी थे, ऐसा अपन कह सकते हैं ना, कुछ आदमी थे, अनेकों आदमी थे, ऐसा ये हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, बिल्कुल आप लोगों को गलत नहीं करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, राधा ने पायल से चिट्ठी लिखवाई, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? यहाँ पे क्या कह रहा है, राधा ने खुद चिट्ठी नहीं लिखी, किससे लिखवाई है? पायल से लिखवाई है। तो अगर हम खुद काम ना करके किसी और से करवाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, क्या होता है? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। इसकी पहचान के लिए क्या होता है? लिखवाई, लिखवाना, पढ़वाना, ये होता है करवाना, यानी कि हम किसी और से करवा रहे हैं स्वयं ना करके, तो वहाँ पे क्या होगा? प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, संयुक्त क्रिया क्या होती है? संयुक्त क्रिया वो होती है दो क्रियाओं के मिलने से एक अलग क्रिया बनती है, एक नई क्रिया बनती है, तो वहां पे संयुक्त क्रिया होती है। ध्यान रखना, संयुक्त मतलब होता है जोड़ना, यानी दो क्रियाओं के मिलने से एक नई क्रिया उत्पन्न होती है। तो क्या होती है? संयुक्त क्रिया होती है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल समझ रहे हो, मैंने पढ़ लिया, क्या कह सकते हो? मैंने पढ़ लिया। अब यहाँ पे पढ़ना और लेना दो अलग अलग क्रियाएं हैं। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है, दोनों के मिलने से एक क्रिया का यहाँ पे बोध हो रहा है, तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा संयुक्त क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जहाँ पे यहाँ पे क्या होता है, एक काम होने के बाद दूसरा काम होता है। ठीक है, जैसे कि एक काम हो गया है, उसके बाद दूसरा काम होता है। अगर आप लोग इसको ऐसे समझोगे तो इसमें मुख्य क्रिया के पहले ही एक क्रिया का पूर्ण होना बताया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, तो वही जो मुख्य क्रिया के पहले ही एक क्रिया का पूर्ण होना बताया जाता है, और जो पहली वाली क्रिया होती है उसे कहा जाता है पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, नहीं समझ आया आप लोगों को? तो ऐसा आप लोग समझिए, मैं खाना खाकर सो गया, क्या है? मैंने खाना खाया पहले, फिर सो गया। इसमें खाना खाया को पहले बताया गया है, लेकिन मुख्य क्रिया जो है वो क्या है? सोना है। लेकिन यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया की बात करेंगे तो खाकर, खाना जो हो जाएगा वो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। मैंने खाना खाया फिर सो गया। ठीक है, पहले खाना खाया फिर सोया, ये पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। प्रेरणार्थक आपको मैंने बता ही दिया, प्रेरणार्थक का मतलब होता है स्वयं काम ना करके किसी और से करवाना। ठीक है, नाम धातु क्रिया ये क्या होती है? संज्ञा सर्वनाम या विशेषण, संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से धातु बनने के बाद जो क्रिया बनती है उसे क्या कहा जाता है? नाम धातु क्रिया। जैसे कि बात एक धातु है, बात से हो गया हमारा बतियाना, बतियाना। हाथ, हाथ से बन गया हमारा नाम धातु क्रिया हथियाना। तो ये जो याना वाला लास्ट में आता है वहां पे होता है नाम धातु क्रिया। ठीक है, आप लोग नोट करते जाइएगा। बाकी इसकी पीडीएफ भी आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल जो है वहां पे मिल जाएगी, डेली परफेक्ट क्लासेस, आप लोग टेलीग्राम में जाके देख लेना। अगला क्वेश्चन है, चिल्लाहट में कौन सा प्रत्यय है? चिल्लाहट में प्रत्यय पहले लगा जाता है, प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय पहले, प्रत्यय बाद में लगता है। कोई शब्द है तो जो बाद में लगेगा वो प्रत्यय होता है, और उपसर्ग जो होता है वो पहले लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रत्यय पूछा है, यानी कि बाद का पूछा है। तो चिल्लाहट, चिल्ला धन आहट जो होता है वो क्या कहलाएगा? चिल्लाहट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आहट। आहट जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यय का। अगला क्वेश्चन है, अभिभाषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अब जैसा कि मैंने आपको बताया, उपसर्ग पहले लगता है, प्रत्यय बाद में लगता है। तो उपसर्ग अभिभाषण में पूछा है तो हमारा उपसर्ग जो होगा वो अभी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपको गलत नहीं करना है, ये वाला अभी नहीं लगाना है, ये वाला अभी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त रंजित शब्द में कौन सा समास है? रक्त रंजित शब्द में आपको समास बताना है। तो सबसे पहले आप थोड़ा सा इसका विग्रह करना, जान जाओगे ना तो समझ जाओगे। देखिए रक्त रंजित मतलब रक्त से रंजित, रक्त से रंजित। तो रक्त से यहाँ पे से वाला कारक आ रहा है, क्या आ रहा है? से वाला कारक आ रहा है। और कारक वाले जो होते हैं वो कुछ किस पुरुष में आते हैं, मतलब किस समास में आते हैं? तत्पुरुष में आते हैं। कारक संबंधी जो भी हम सेंटेंस बनता है, जो भी वाक्य बनता है वो किस समास में आता है? तो वो आता है हमारा तत्पुरुष समास में। जैसे कि राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र, इसी प्रकार रक्त रंजित यानी कि रक्त से रंजित। ठीक है, यहाँ पे से कारक का यूज किया गया है। ठीक है, करण से कारक का यूज किया गया है, तो यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा। अब अव्ययी भाव समास क्या होता है? अव्ययी भाव समास का मैंने आपको सिंपल सा बताया है, जहां पर भी आपको अनु, आ, प्रति, हर, भर,
तथा ये सारे शब्द आ जाए वहां पे क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है, उसके साथ साथ आपको समान शब्द जो होते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप लोग लिख लेना रातों रात। ठीक है, ये हो गया रातों रात, ये ठीक है समान शब्द हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अव्ययी भाव समास आ जाएगा। हाथों हाथ, ये इसमें क्या होता है, अव्ययी भाव समास आएगा। इसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, द्वंद्व समास नहीं लगाना है। द्वंद्व समास में सेम चीजें आती है। ठीक है, जैसे रात रात, सेम चीजें नहीं आती है, गलती नहीं करना आप लोग। द्वंद्व समाज में सेम चीजें नहीं आती है, अव्ययी भाव में सेम चीजें आती है। द्वंद्व समाज में हो जाएगा जैसे कि राम लक्ष्मण, दिन रात, सीता राम, ये द्वंद्व समास में आता है, योजक चिन्ह से उसे जोड़ा जाता है। ठीक है, द्विगु समास में क्या होता है, इसमें संख्यावाचक होता है, जैसे कि त्रिभुवन चौराहा, ये द्विगु समास हो गया। तत्पुरुष समास में कारक आता है, ये कारक चिन्ह आते हैं। और द्वंद्व समास जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें क्या होता है, और अथवा एवं के द्वारा इसका विग्रह किया जाता है, इसका लोप होता है। जैसे कि राजा रानी हो गया, तो राजा और रानी इस प्रकार से होता है। ठीक है, समझ गए आप लोग, बहुत ही आसान भाषा में मैं आपको समझा रही हूँ। अगला है परोक्ष का विलोम शब्द है। परोक्ष का विलोम बताना है। परोक्ष का मतलब क्या होता है, परोक्ष का मतलब होता है, मतलब कि वो बिल्कुल सामने नहीं है, अप्रत्यक्ष रूप से है। ठीक है, तो इसका विलोम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। ठीक है, परोक्ष का मतलब हो जाएगा, अपरोक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष। ठीक है, प्रत्यक्ष मतलब साक्षात स्पष्ट रूप से सामने। स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है, स्थूल यानी बड़ा होता है, तो इसका विलोम जो हो जाएगा वो सूक्ष्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। यहाँ भी आपको बताना है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, इसका मतलब क्या होता है, पैसे का बहुत मोह होना, गलत हो जाएगा। पैसा ही माँ बाप दोनों, ये भी गलत हो जाएगा, कहीं से ऑप्शन ही नहीं है, ये बैठ रहा है। अगला है, जान चली जाए पर पैसा ना जाए, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, जान चली जाए पर पैसा ना जाए, ये इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्रोध किस रस का स्थायी भाव है। अब रस के यहाँ पे आपको पूरे के पूरे स्थायी भाव भी याद रखना है, बिल्कुल अच्छे से, उदाहरण भी ध्यान रखना है। ठीक है, स्थायी भाव ज्यादा पूछा जा रहा है, क्रोध, तो क्रोध जो है वो रौद्र रस का स्थायी भाव है। किसका स्थायी भाव है, रौद्र रस का स्थायी भाव है। ठीक है, विभत्स किसका होता है, विभत्स जो होता है वो जुगुस्सा का स्थायी, विभत्स जो होता है वो जुगुस्सा होता है, ध्यान रखना आप लोग, जुगुस्सा, या फिर हम यहाँ पे घृणा भी कह सकते हैं। वीर रस का उत्साह होता है, वीर रस का क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक है, और भयानक रस का भय होता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को स्थायी भाव भी अच्छे से ध्यान रखना है। अगला है, सोरठा के द्वितीय और चतुर्थ चरण में कितनी मात्राएं होती है। इसको ऐसे भी पूछ सकता है, तो सोरठा के विषम भी पूछ सकता है, सम भी पूछ सकता है। तो सोरठा के सम चरण में दूसरे और चौथे को सम चरण बोला जाता है, तो इसमें कितनी मात्राएं होती हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, सोरठा हो गया, दोहा हो गया, ये क्या होते हैं, ये अर्ध सम मात्रिक छंद होते हैं। ठीक है, तो दोहा का अपोजिट सोरठा होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये दोहा हो गया और ये क्या हो गया, ये यहाँ पे सोरठा हो गया। ठीक है, ये सोरठा दोहा। तो सोरठा में क्या, दोहा में क्या होता है, 13 और 11 मात्राएं होती हैं, इसी का अपोजिट 11 और 13 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग नहीं समझे होंगे तो देखिए, 13 का मतलब होता है पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होंगी और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होंगी। तो इसमें बोला है, इसी प्रकार सोरठा में हो जाएगा, पहले और तीसरे में 11 मात्राएं होती हैं और दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होंगी, तो 13 मात्राएं होंगी। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरे और चौथे यानी कि सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं सोरठा में, ये बिल्कुल आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है। किस अलंकार में समान धर्म होता है, तो एक ही ऐसा अलंकार है, उपमा अलंकार, जहाँ पे समानता की तुलना की बात की जाती है, वहां पे समान धर्म का होना अनिवार्य है। जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, मुख चंद्र सा सुंदर है, मुख चंद्र सा सुंदर है, यहाँ पे क्या, मुख की तुलना किससे की जा रही है, मुख की समानता किससे की जा रही है, चंद्रमा से की जा रही है। ठीक है, कि मुख जो है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो समान धर्म हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, समान। ठीक है, चंद्र सा यानी कि चंद्र से तुलना की जा रही है, किसकी, मुख की। तो जहाँ पे तुलना की जाती है, समानता की बात की जाती है, जैसे कि
पहचानने के लिए आप लिख सकते हो सा हो गया, ठीक है, जा हो गया और समान हो गया। ये सारी चीज़ें अगर आपको दिख रही है आपके उदाहरण में तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उपमा अलंकार हो जाएगा। यमक अलंकार में क्या होता है, दो या दो से अधिक शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और सबके अर्थ जो हैं वो अलग अलग होते हैं, यानी कि दो शब्द भी हो सकते हैं, दो से अधिक शब्द भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज़्यादा शब्द हो सकते हैं और सबके अर्थ अलग अलग होते हैं, जैसे कि कनक कनकते सौगुनी, ये वाला एग्जाम्पल। श्लेष अलंकार इसका अपोजिट होता है। श्लेष अलंकार में शब्द एक ही होता है, शब्द एक ही होगा, ठीक है, पुनरावृत्ति नहीं होती है, एक ही शब्द होता है, लेकिन उस शब्द के अर्थ जो हैं वो अलग अलग होते हैं, जैसे कि रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, ठीक है। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार की पहचान, जैसे कि अगर आपको उदाहरण में क्या दिख रहा है, मानो मनु जनु, ये सब कुछ आ रहा है, छुपा हुआ दिख रहा है वहां पे, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द किस विकल्प में नहीं है। अब यहाँ पे भाग शब्द का अनेकार्थी शब्द बताना है कि 3 विकल्प में है भाग का और एक नहीं है। देखिए भाग मतलब बांटना, ये हो जाएगा भागना, हिस्सा और ब्याज, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा, ब्याज। भाग का अनेकार्थी शब्द बांटना भी होता है, भाग यानी भागना भी होता है और हिस्सा भी होता है। भाग जो है कहते हो ना आप, ये इसके 4 हिस्से कर दो, इसके 4 भाग कर दो, लेकिन ब्याज जो है ये अलग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह बाजार जा चुका है, इस वाक्य का काल पहचानिए। अब यहाँ पे आपको काल बताना है, वह बाजार जा चुका है, आप लोग यहाँ से समझ गए होंगे, जा चुका है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि वह बाजार जा चुका है। अब देखिए इस सेंटेंस से हमें ये समझ आ रहा है कि कोई व्यक्ति है, कोई भी व्यक्ति को मान लो वह बाजार जा चुका है, मतलब यहाँ मतलब सेंटेंस से ही हमें समझ आ रहा है जा चुका है, अभी उसको गए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, मतलब जस्ट कुछ देर पहले की ही बातें हुई है कि वह बाजार जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा काल आएगा, यहाँ पे क्या संदिग्ध वर्तमान काल आएगा। संदिग्ध वर्तमान काल में वर्तमान काल की ही बात की जाती है, लेकिन वहां पे क्या होता है, संदिग्ध यानी कि संदेह होता है, ठीक है, संदेह बनता है किसी काल में, ठीक है, वर्तमान काल में ही संदेह बनता है। पूर्ण वर्तमान काल, ये तो पूर्ण वर्तमान काल को ऐसा समझ सकते हो कि बात बहुत समय पहले हो चुकी है, ठीक है, जैसे कि राम 4 साल पहले पढ़ता था, यहाँ पे था आएगा, ठीक है। आसन्न भूतकाल या पूर्ण वर्तमान काल, ये इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आसन्न भूतकाल बोल सकते हो या पूर्ण वर्तमान काल बोल सकते हो। आसन्न भूतकाल का मतलब होता है कि काम जो है वो पूरा हो चुका है, अभी थोड़ी देर पहले पूरा हो चुका है, लेकिन उसका असर जो है वो अभी भी है, उसका असर अभी भी है, थोड़े बीते समय में काम हो चुका है, जैसे कि वह बाजार जा चुका है, यानी कि राम बाजार जा चुका है, तो राम जो है अभी जस्ट थोड़ी देर पहले बाजार जा चुका है, लेकिन उसका जो थोड़ा असर है वो अभी भी है, मतलब वो वर्तमान काल कहलाएगा, पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है। पूर्ण वर्तमान काल नहीं कहलाएगा, पूर्ण वर्तमान काल कहलाएगा, ठीक है। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है, सामान्य वर्तमान काल होता है कि जो चीजें अभी चल रही है, ठीक है, प्रेजेंट टाइम में चल रही है, वो हो जाएगा सामान्य वर्तमान काल, ठीक है। समझ आ गया आप लोगों को। चलिए मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को आसानी से समझा रही हूँ, तो आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब संदिग्ध का मैंने आपको बता ही दिया है कि वर्तमान में कार्य चलता है और यहाँ पे संदेह की बात की जाती है, ठीक है। क्या होता है, संदेह की बात की जाती है, जैसे कि आप लोग ऐसा समझ सकते हो कि राम स्कूल गया होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या कह सकते हो कि राम स्कूल गया होगा, हम लोग यहाँ पे क्या है, संदेह है, डाउट है कि राम स्कूल गया होगा, ऐसा कह सकते हो, ठीक है। होगा वाला आएगा तो संदिग्ध वर्तमान काल आएगा, था का मिला तो वो क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्तमान काल आएगा, चुका है ऐसा कुछ आता है तो पूर्ण वर्तमान काल, और आसन्न भूतकाल बोल सकते हो, और सामान्य वर्तमान काल तो पता ही है आपको, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ता है, लिखता है, ऐसा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम अभी सोएगा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है। अब यहाँ पे बोलेगा राम अभी सोएगा, इसमें कौन सा वाच्य है। अब यहाँ पे आपको वाच्य भी बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, हर शिफ्ट में वाच्य से क्वेश्चन पूछ रहा है, 1 से 2 क्वेश्चन। तो राम अभी सोएगा, राम यहाँ पे क्या होगा, राम यहाँ पे करता है, और सोएगा क्या है, यहाँ पे क्रिया है, लेकिन क्रिया क्या है, राम के ही होने की क्रिया बता रहा है, ठीक है। राम ही यहाँ पे सोएगा, कोई और व्यक्ति के लिए यहाँ पे क्रिया नहीं बताया जा रहा है, राम के होने की ही क्रिया बता रहा है। तो अगर
कर्ता की प्रधानता हो, कर्ता यानी राम की प्रधानता ही यहाँ पे बताई जा रही है, तो वहाँ पे क्या होगा, कृत्यवाच्य होता है। ठीक है, अगर कृत्य पे जोर डाला जा रहा है, कृत्य की प्रधानता बताई जा रही है तो कृत्यवाच्य होता है। तो राम अभी सोएगा, इसको आप लोग सिंपल सा समझना। कृत्यवाच्य में क्या होता है, कौन में उत्तर मिलता है, किस में मिलता है, कौन में उत्तर आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, अगर आप लोग सेंटेंस में कौन से उत्तर ढूंढोगे तो मिलेगा। राम अभी सोएगा, कौन सोएगा, राम सोएगा। ठीक है, तो ये हमारा कृत्यवाच्य हो जाएगा। भाववाच्य में क्या होता है, भाव की प्रधानता होती है, ना तो इसमें कर्म पे और ना ही कृत्य पे जोर दिया जाता है। इसमें क्या होता है, भाव की प्रधानता होती है। ठीक है, जैसे कि मुझसे चला नहीं जाएगा। ठीक है, ये अपनी भावना बता रहा है कि मुझसे अब चला नहीं जाएगा, मुझसे अब पढ़ा नहीं जाएगा। ऐसे सेंटेंस क्या होते हैं, भाववाच्य होते हैं। ठीक है, कर्मवाच्य में क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है। क्या होता है, कर्म की प्रधानता होती है। जैसे कि ये जो पत्र है राम द्वारा लिखा गया, ठीक है, तो इसमें कर्म की प्रधानता होगी, तो कर्म इसमें क्या हो जाएगा, पत्र हो जाएगा। ठीक है, कर्म क्या होगा, पत्र हो जाएगा। राम द्वारा, राम तो कर्ता हो जाएगा। ठीक है, तो प्रधानता हम किसको देंगे, कर्म को देंगे। तो पत्र राम द्वारा लिखा गया। इसको छोटी सी पहचान में आपको बता देती हूं, अगर क्या और किसको, क्या और किसको से उत्तर मिले आपको, तो वहां पे क्या हो जाएगा, कर्मवाच्य होता है। क्या किसको, अब इसको कैसे समझेंगे, जैसे कि पत्र राम द्वारा लिखा गया, तो क्या लिखा गया, पत्र लिखा गया। किसको लिखा गया, पत्र को लिखा गया। ठीक है, ये अगर इसको आपने समझ लिया तो आप अच्छे से आसानी से वाक्य को कर पाओगे, समझ पाओगे। अगला क्वेश्चन है, तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ बताइए। तिल का ताड़ बनाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, आक्रमण करना, ये तो कहीं से भी नहीं हो सकता। व्यर्थ काम करना, ये भी नहीं होगा। धाक बैठना, ये भी नहीं होगा। तो मतलब साधारण बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना क्या हो जाएगा, तिल का ताड़ राई का पहाड़। मतलब छोटी सी बात को हमने एकदम बढ़ा चढ़ा दिया, वही हो जाएगा तिल का ताड़ राई का पहाड़। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नहीं कौन सी प्रकार का रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। अब देखिए यहाँ पे रीतिवाचक क्रिया विशेषण से भी प्रश्न पूछा है, तो नहीं से आप समझ गए हैं। नहीं मतलब होता है मनाही, मना कर देना। ठीक है, तो मना करना मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे निषेधवाचक। ठीक है, जिस वाक्य में क्या हो जाएगा, वहां पे मनाही, किसी चीज को मना किया गया है, जैसे कि मैं नहीं पढ़ूंगा। ठीक है, मैं नहीं पढ़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, साफ साफ यहाँ पे मना हो रहा है, बात को मना किया गया है, तो यहाँ पे निषेधवाचक होता है। ठीक है यार, प्रश्नवाचक समझ ही गए होंगे आप, जहाँ पे प्रश्न पूछा जाए कि जैसे कि किसी व्यक्ति से या फिर किसी के लिए प्रश्न की बात उठती हो, तो वहां पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। जैसे कि तुमने कितना पढ़ा है, ये ऐसा लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा तो प्रश्नवाचक हो जाएगा। निश्चय बोधक हो जाएगा, जहाँ पे निश्चितता की बात की जाती है कि निश्चय, अवश्य, स्वयं, जरूर, मतलब ये सारी चीजें बात की जाए सचमुच, तो वहां पे क्या होगा, निश्चयवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, गलती आप लोगों को 1% नहीं करना है, गलती करोगे तो फिर आप लोग क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समुद्र शब्द का यहाँ पे पर्यायवाची शब्द कौन सा, समुद्र का पर्यायवाची बताना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि अगर लास्ट में धी आता है तो वो समुद्र का पर्यायवाची होता है। तो समुद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, समुद्र का पर्यायवाची रत्नाकर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रत्नाकर जो है ये समुद्र का पर्यायवाची हो जाएगा। अब समुद्र का पर्यायवाची और क्या क्या होता है, सागर होता है। ठीक है, सागर हो जाएगा, जलधि हो जाएगा, ये भी हो जाएगा समुद्र का पर्यायवाची। तो इस प्रकार से रत्नाकर, समुद्र, जलद, ये सारी चीजें क्या है, ये समुद्र के पर्यायवाची है। बिल्कुल इसको आप लोगों को याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेघ और मेध भिन्नार्थक शब्द का सही अर्थ भेद निम्न में से कौन है। अब आपको मेघ का क्या मतलब होगा, मेध का क्या मतलब होगा, यहाँ आपको बताना है। तो मेघ मतलब क्या होता है, मेघ मतलब होता है बादल। क्या होता है, मेघ मतलब बादल होता है। और मेध मतलब क्या होता है, तो मेध मतलब होता है यहाँ पे आपको यज्ञ होता है। क्या होता है, मेघ माने बादल और मेध माने यज्ञ होता है। तो ऑप्शन बी जो है ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है, स्त्री जो अभिनय करती हो वाक्यांश के लिए एक शब्द का
चयन कीजिए। जो स्त्री अभिनय करती है उसे क्या कहा जाता है? तो जो स्त्री अभिनय करती है उसे अभिनेत्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिनेत्री कहा जाता है। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। अभिनय करने वाली स्त्री अभिनेत्री कहलाती है, नृत्य करने वाली स्त्री नर्तकी कहलाती है। नायिका क्या होती है? जैसे कि कोई कहानी हो गया, नाटक हो गया, अभिनय करना, वहाँ पे उसका जो पात्र होता है वो क्या कहलाएगा? नायिका कहलाएगा। गाने वाली स्त्री जो होती है वो गायिका कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? मानसरोवर किसकी रचनाओं का संकलन है? तो महादेवी वर्मा का मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना होती है यामा, और ये पूछा जा चुका है। ठीक है, प्रेमचंद की रचना है मानसरोवर। और प्रेमचंद की और भी रचनाएं होती है, जैसे पूस की रात हो गया, यहाँ पे गोदाम हो गया, कफन हो गया, ये प्रेमचंद की रचनाएं हैं। रामचंद्र शुक्ल हिंदी का साहित्य जो होता है रामचंद्र शुक्ल, रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या होता है? गीतांजलि जो होता है वो रविन्द्रनाथ टैगोर का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है मीराबाई किसकी शिष्या थी? ठीक है, तो जो मीराबाई थी वो किसकी शिष्या थी? मीराबाई संत रैदास की शिष्या थी। किसकी शिष्या थी मीराबाई? संत रैदास की शिष्या थी मीराबाई। मीराबाई के गुरु कौन थे? संत रैदास थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? अब आपको यहाँ पे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपको पढ़ना है साहित्य से भी। पश्चिमी हिंदी भाषा, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा पश्चिमी हिंदी से संबंध रखती है? आपको बताना है पश्चिमी हिंदी में कौन कौन सी भाषा आती है। तो पश्चिमी हिंदी में बांगरू आती है। इसके अलावा और कौन सी है? बांगरू को ही हम क्या कहते हैं? बांगरू को ही हम हरियाणवी कहते हैं। ठीक है, हरियाणवी कहते हैं बांगरू को ही। और इसमें कौन सी आती है? ब्रजभाषा आ जाएगी, इसमें ब्रजभाषा आ जाएगी, ध्यान रखना आप लोग, इसमें ब्रजभाषा भी आ जाती है। और इसमें कन्नौजी भी आ जाती है, पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी भी आ जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीज, और इसमें और एक और बुंदेली भी आ जाती है। इसमें क्या आ जाती है? बुंदेली भी आ जाती है। तो 4-5 भाषाएं होती है, लगभग 6 भाषा होती है अधिकतम। तो ये हमारी किस में आती है? पश्चिमी हिंदी में आती है। और इसके अलावा जो है पूर्वी हिंदी होती है, पूर्वी हिंदी में भी 2 भाषाएं आती है, छत्तीसगढ़ आती है और बघेली आ जाती है। ठीक है, तो ये आप लोगों को इसको भी अच्छे से करना है। बांगरू को वही हरियाणवी बोलते हैं, ब्रजभाषा हो गया, कन्नौजी हो गया, ये सारी पश्चिमी हिंदी में आती हैं। तो इस प्रकार से हमने टोटल 33 क्वेश्चन किया है। एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे आप लोग, मैं आपको थोड़ा सा पीछे करके बताती हूँ, इसका मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है आंसर ये वाला। तो आप लोग थोड़ा सा कमेंट करना अच्छे से देख के कि इसका ये वाला ऑप्शन होगा या ये वाला होगा। ठीक है, क्योंकि मेघ का मतलब तो बादल होगा, और मेघ का थोड़ा आप लोग अच्छे से देख के कमेंट करिएगा। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे हमने 33 क्वेश्चन कर लिया। अब आप लोग सोचेंगे 33 क्वेश्चन कैसे, 38 क्वेश्चन आते हैं? तो देखिए 5 क्वेश्चन गद्यांश से आते हैं। ठीक है, और गद्यांश आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। यहाँ पे अगर मैं गद्यांश कराऊंगी तो ज़्यादा समय लग जाएगा, क्योंकि गद्यांश का क्वेश्चन उसी में छुपा हुआ रहता है और कुछ पर्यायवाची से रिलेटेड पूछता है। तो 5 क्वेश्चन 33 और 5 मिला के 38 हो जाएंगे। तो गद्यांश आप लोगों को अपने से अच्छे से कर लेना है। ठीक है, तो कैसी लगी हमारी ये क्लास? आई होप आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, बच्चों तक शेयर करिए, और मैं इसी प्रकार से आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस लेती आती रहूँगी। हाँ, आप लोग भी थोड़ा सा सपोर्ट करिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाइए।